प्राइम टाइम के स्पॉन्सर हैं स्वागत, अदरक लहसुन और मसाले, 100% प्योर एंड हाइजीनिक। आदाब, मैं मोहम्मद अमजद अली। प्राइम टाइम में आपका खैर मकदम है। नाज़रीन किराम, जब से कोविड आया है तमाम की ज़िंदगी मुतासिर है। वहीं एजुकेशन सिस्टम बहुत ही बुरी तरीके से मुतासिर हुआ है, यूं कह लें तो ठप हो गया है। अब फिर से स्कूल्स खोले जाने की बात की जा रही है 1 सितंबर से। पेरेंट्स और डॉक्टर्स परेशान हैं कि ये किस तरह से खोल रहे हैं, क्योंकि इंतज़ामात पूरे तरीके से नहीं है, एक सेफ्टी मैकेनिज़्म डेवलप नहीं किया गया है। बहरहाल ये बहस अलग है। जब से कोविड आया है स्कूल्स बंद पड़ गए हैं। स्कूल्स जो छोटे स्कूल्स होते हैं, बजट स्कूल्स होते हैं, प्राइवेट स्कूल्स, उन्हें किराया देने के लाले पड़ गए, जिसकी वजह से वो बंद हो गए। कई स्कूल के ज़िम्मेदारान जो है कोमा में चले गए, सुसाइड कर लिए और कई तो जो है डिप्रेशन का शिकार हो गए। ये मसला बड़ा संगीन है। मैंने भी हाल ही में अकबरुद्दीन अवैसी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनसे कहा कि हम स्टूडेंट्स की बात कर रहे हैं, टीचर्स की बात कर रहे हैं, मगर ऐसे स्कूल्स की बात नहीं कर रहे हैं जो किराया नहीं दे पाकर स्कूल्स को बंद करना उनकी मजबूरी हो रही है, और फिर ऐसे लोगों के और उनके दीगर मसाइल भी हैं। तो उन्होंने कहा कि हाँ, हम जो है अगले असेंबली सेशन में इस ताल्लुक से आवाज़ उठाएंगे। बहरहाल वो अपना काम करेंगे, हम अपना काम करेंगे। हम आज ऐसे ऑर्गेनाइजेशन की जिम्मेदार शख्सियत से बात करेंगे जो कि बजट प्राइवेट स्कूल्स के ताल्लुक से सरगर्म हैं, उनकी उनके वेलफेयर, और अगर वो कंटिन्यू होंगे तो स्टूडेंट्स का फ़ायदा होगा, स्टूडेंट्स पढ़ पाएंगे। वरना स्कूल्स अगर बंद हो जाएंगे तो कुछ रहेगा ही नहीं प्लेटफॉर्म, तो एजुकेशन कहाँ होगा। हर लेवल के स्कूल्स की ज़रूरत होती है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट बात है। तो बहरहाल आज हम बात करेंगे तेलंगाना रिकग्नाइज्ड स्कूल्स मैनेजमेंट एसोसिएशन के स्टेट जनरल सेक्रेटरी जनाब एस मधुसूदन साहब से, जो कि नेशनल इंडिपेंडेंट स्कूल्स अलायंस के ऑल इंडिया वाइस प्रेसिडेंट भी हैं। मधुसूदन साहब, आपका बीवीएन चैनल पर खैर मकदम है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं साहब? बस अभी एक ग्रिम सिचुएशन है, हम तो बहुत परेशान है। जो तालीम देते हैं बच्चों को, तालीम देने वाले जो टीचर हैं, जो स्कूल्स हैं, जो हमारे देश को निर्माण करते हैं, हमारे बच्चों को तरक्की में लेके आते हैं, आज ये सारे लोग जिनको सबसे ऊंचा दर्जा हमारे देश में दिया जाता है, जो टीचर को, उस्ताद को जितना ऊंचा दर्जा दिया जाता है, आज उस्ताद जो है को बहुत बहुत परेशान है और उसका रोजगारी नहीं है। और टीचर्स बहुत सारे इस 18 महीने की लॉकडाउन की वजह से अलग अलग किस्म की खेती करना, लेबर काम करना, कारपेंटरी करना, उसके जो जो भी काम है, मछली पकड़ना और अपने वीविंग करना, दुकान चलाना, तरकारी बेचना, ऐसे ऐसे डिफरेंट काम में लगे हुए हैं आज टीचर्स और स्कूल करस्पॉन्डेंट्स। और बहुत लोग फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से अभी खुदकुशी भी कर रहे हैं। तो ये अभी हालात, हम ऐसा नहीं कह सकते कि हम खैरियत है, हम अच्छे हैं। और ये हालात में हम बहुत दुखी हैं। आज हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा दुखी एजुकेशनिस्ट है जो तालीम देते हैं, उन लोगों का बहुत ग्रिम सिचुएशन है अभी। बिल्कुल बिल्कुल। बस तो ये तेलंगाना में या फिर अगर आपके पास इंडिया में आंकड़े बनते हैं तो वो आंकड़े अगर दिए तो मेहरबानी के, कितने स्कूल्स वाले खुदकुशी कर चुके हैं? देखिए, ऐसा है जैसे कि स्कूल्स जब से बंद हो गए, यानी 2019-20 के साल में 14 मार्च से स्कूल्स बंद हो गए, क्योंकि 14 सेकेंड सैटरडे था, 15 संडे था और 16 तारीख को लॉकडाउन का ऐलान किया गया था हमारे तेलंगाना सरकार ने। तो तब हमारे बजट प्राइवेट स्कूल, जैसे कि सारा तेलंगाना में हमारे पास 11,000 बजट प्राइवेट स्कूल्स हैं। इन 11,000 प्राइवेट स्कूल्स में से तकरीबन 8,500 बजट प्राइवेट स्कूल्स हैं, जो कम से कम फीस में मियाँ बीवी मिलकर के अपने फैमिली के हिसाब से छोटी सी स्कूल रन करते हैं और उनको बच्चों को अपने बच्चों के जैसा देख के अपने साथ बिठा के पढ़ाते हैं। तो इन बजट प्राइवेट स्कूल्स
90% जो है किराए बिल्डिंग्स में है। तो यहाँ माहौल ऐसा होता है कि ईयर एंडिंग में 50% फीस कलेक्ट होता है, क्योंकि बजट प्राइवेट स्कूल में कभी भी किसी साल में भी आप देखिए 10 से 15% का फीस जो है ना अनकलेक्टेड होता है, वो नेक्स्ट ईयर के लिए कैरी फॉरवर्ड होता है। तो हमारा सारा फीस कलेक्ट होना 85% होता है, लेकिन ईयर एंडिंग में ही हमारे पास 50% फीस कलेक्शन होता है। तो 1920 में हम स्टैटिस्टिक्स, हम डाटा निकाले हैं, तो उसमें 35% फीस कलेक्ट नहीं हुआ था। फिर बाद में 2021 लास्ट ईयर में सिर्फ 5 से 10% का फीस कलेक्ट हुआ, क्योंकि बहुत सारे ये बजट प्राइवेट स्कूल जो है ना, इसमें स्टूडेंट्स ऑनलाइन में क्लासेस अटेंड नहीं कर पा रहे थे ड्यू टू वेरियस रीजंस। तो इसके वजह क्या है? जैसे कि गवर्नमेंट ने ऐलान किया है कि जो कोई भी स्टूडेंट अगर स्कूल अटेंड करे या ना करे भी, तो एक दिन भी अगर अटेंड भी नहीं करा तो भी उसको नेक्स्ट क्लास में प्रमोशन दिया गया है। दूसरी चीज ये है कि जब ये पाबंदी रखा गया है कि एक भी क्लास अटेंड नहीं करे हुए नेक्स्ट क्लास में प्रमोशन हो जाएगा, तब बच्चे आना बंद कर दिए हैं और पेरेंट्स भी स्कूल को भेजना बंद कर चुके हैं। और एक स्टूडेंट एक स्कूल से दूसरे स्कूल को ट्रांसफर जब होता है तो उसकी टीसी की कोई जरूरत नहीं। तो ऐसे दो चीज देने से क्या हुआ, बच्चे एक स्कूल से माइग्रेट भी हो जा रहे हैं, जैसे कि गवर्नमेंट स्कूल हो या दूसरे, जहां फीस ड्यू है वो ड्यू उसी तरह से रख के फिर वो दूसरे स्कूल में जाकर के फिर वो दाखिलात ले रहे हैं। तो इसमें क्या हुआ, सारा फाइनेंशियल सिस्टम कोलैप्स हो गया है और रेंट्स पे नहीं कर सक रहे हैं। थोड़े स्कूल्स में बसेस भी होते हैं जिसका लोन पे लिया जाता है, फिर वो लोन का ईएमआईज भी नहीं भर पा रहे हैं, क्योंकि 18 महीने से बस जैसे के वैसे खड़े हैं। और स्कूल डेवलपमेंट के लिए जब हम एस्टैब्लिश करते हैं तो उसका फर्नीचर के लिए, कंप्यूटर्स के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, टीचिंग एड्स के लिए, लैब्स के लिए हम लोग लोन लेते हैं। ये लोन प्राइवेट लोन भी होता है, बैंक का लोन भी होता है। तो ज्यादातर प्राइवेट फाइनेंसर के पास से लोन ला करके चलाते हैं, क्योंकि इनके पास कोई कोलेटरल सिक्योरिटी नहीं रहता है। तो प्राइवेट फाइनेंसर्स से जब हम लाते हैं तो वो भी चेक्स वगैरह दे करके, फिर चेक बाउंस डाल के, केसेस फाइल करके, अभी वो लोग घर के सामने आके फिर टॉर्चर करने से क्या हो रहा है, ये मेंटली बहुत बहुत डिप्रेस होकर के, कम से कम अभी तेलंगाना स्टेट में आज तक 50 स्कूल करस्पॉन्डेंट्स मर चुके हैं ड्यू टू वेरियस रीजन। सडनली हार्ट अटैक आके, रात में सोते सोते हार्ट अटैक आके मर गए सो हैं, और खुदकुशी करे सो करस्पॉन्डेंट्स। जगित्याल डिस्ट्रिक्ट है, जगित्याल डिस्ट्रिक्ट में मल्लापुर नाम का मंडल है, उसमें प्रदीप नाम का एक स्कूल करस्पॉन्डेंट जो 30 वर्ष का है, वो फांसी लेकर के खुदकुशी कर चुका है। तो ये हमारे को ऐसे, जैसे कि आइसबर्ग रहता है, आइसबर्ग में क्या होता है, पानी के अंदर वो जो है ना 90% होता है और पानी के ऊपर 10% दिखाई देता है। तो हमको जो दिखाई दे रहे हैं ये सिर्फ उसका टिप है, जो नहीं दिखाई दे रहा है वो बहुत ज्यादा है। तो अभी बहुत सारे करस्पॉन्डेंट्स इस मोड पे चले जा रहे हैं कि अभी मेरा लाइफ खत्म हो गया है, क्योंकि उसका जो भी उसका माँ बाप का हो, किसी का भी हो, उसका कोई भी प्रॉपर्टी है वो बेच करके कुछ स्कूल अच्छी तरह से लगाएंगे, ऐसा आईएसओ वाले बहुत है। अब ये 4 साल पहले, 5 साल पहले जो स्कूल्स एस्टैब्लिश कर चुके हैं उनका बहुत बहुत खर्चा है, तो बाहर से उधार लेके आकर के फिर ये स्कूल्स चला रहे हैं। अब ये लोग खुदकुशी और ज्यादा होने का गुंजाइश है। परसों एक 4 दिन पहले एक स्कूल टीचर ने ऐसे लॉकडाउन की वजह से वो अपनी खेती बाड़ी का काम कर रहा था, तो करंट शॉक लग के वो मर चुका है। तो ऐसे हादसाएं बहुत हो रहे हैं। तो हम ये भरोसा देना चाह रहे हैं कि सारे तेलंगाना के जो भी स्कूल करस्पॉन्डेंट्स है या सारे हिंदुस्तान के जो भी स्कूल करस्पॉन्डेंट्स है, जब कभी भी आपको दबाव महसूस करते हैं, प्रेशर महसूस करते हैं, आप हमारे ट्रस्मा के लीडरशिप को अप्रोच कीजिए और निशा के लीडरशिप को अप्रोच कीजिए। हम आपके साथ हैं, हम सही तरीके से हम आपको गाइड कर सकते हैं, हेल्प कर सकते हैं। पैसे नहीं दे सकते होंगे, लेकिन बस हम आपके साथ रहेंगे और आपके दर्द को हम लोग शेयर करेंगे और आपको सही उसका, उस सिचुएशन का
हालात को हम किस तरह से फेस करना है वो हम आपको दे सकते हैं। और इसी तरह से गवर्नमेंट के लिए भी हमारे को एक अपील है कि गवर्नमेंट स्कूल्स में तेलंगाना स्टेट में 45% स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं और प्राइवेट स्कूल्स में 55% स्टूडेंट्स, 55% के बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं। तो हम गवर्नमेंट जितना काम कर रहा है उससे ज्यादा ही हम काम कर रहे हैं। तो गवर्नमेंट को इसकी वजह से सालाना कम से कम 20,000 करोड़ का सेविंग्स हो रहा है, एक्सचेकर को हम बचा रहे हैं। तो 2 लाख से ज्यादा टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ को हम रोजगारी दे रहे हैं। और हमारे ऊपर बहुत सारे इंडस्ट्रीज जैसे कि चॉकपीस का हो, यूनिफॉर्म का हो, स्टेशनरी मटेरियल को प्रिपेयर करने का हो, ऐसे पब्लिकेशंस हो, प्रिंटिंग का मटेरियल हो, ऐसे बहुत सारे सब्सिडरी इंडस्ट्रीज भी हमारे स्कूल के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो इतना बड़ा सेक्टर को जो है ना हम अपने नेशन का वेल्थ समझना चाहिए। हमारा नेचुरल, जैसे कि हमारे ये स्कूल्स सारे जो है ना हमारे वेल्थ है, हमारे क्या कहते हैं, जायदाद कहते हैं ना, ऐसा कुछ। तो इनको जो है ना प्रोटेक्ट करना गवर्नमेंट का काम है, क्योंकि अगर ये नहीं रहे तो 20,000 करोड़ का सालाना बर्डन फिर गवर्नमेंट के ऊपर गिरता है, फिर वो पब्लिक के ऊपर ही गिरेगा। तो इतना हम एक्सचेकर को जब बचा रहे हैं तो ऐसे वक्त में गवर्नमेंट जो है ना बहुत सारे स्कीम्स लेके आ रहा है, जैसे कि दलित बंधु है, रैतु बंधु है, सभी को बंधु दे रहे हैं। लेकिन स्कूल के बच्चों को एजुकेशन का, विद्या बंधु, एजुकेशन के लिए भी एक वाउचर दे दीजिए, क्योंकि पेरेंट्स भी बहुत लोग अपनी रोजगारी खो चुके हैं। तो हर बच्चे को अगर सालाना 25,000 रुपए ये साल के लिए अगर आप एजुकेशन वाउचर दिया जाए, ताकि वो बच्चा वो वाउचर स्कूल में सबमिट करके फिर बुक्स खरीद सकता है और फीस दे सकता है, तब स्कूल सारे ठहरेंगे, टीचर्स भी ठहरेंगे, बच्चों को भी अच्छा लर्निंग हो सकता है। तो ये हमारा मांग है। और अभी स्कूल सभी चालू होने वाले हैं 1 सितंबर से। तो ये स्कूल्स चालू होने के लिए बहुत सारे बजट प्राइवेट स्कूल्स को अभी उनका किराया अपडेट करना पड़ेगा कम से कम। और करंट इलेक्ट्रिसिटी कट हो चुका है, वाटर लाइन कट हो चुका है, फिर ये सारे अपडेट करना पड़ेगा, उसको साफ सफाई करना पड़ेगा। इसके लिए उनके लिए कुछ रकम होना बहुत जरूरी है। तो इसलिए बैंक से जो है ना आप बिना कोलैटरल सिक्योरिटी के लोन्स दिया जाए, खर्चा दिया जाए, एक 1.5 साल या 2 साल का मॉरेटोरियम दे करके अगर वो खर्चा दिया जाए तो उससे हम स्कूल फिर चला सकते हैं उनके स्ट्रेंथ के हिसाब से। अगर किसी स्कूल में अगर 400 बच्चे हैं उसके हिसाब से लोन ले सकते हैं, उनके टर्नओवर के हिसाब से। ऐसे लोन देने से क्या होता है, ये सारे स्कूल ठहर सकते हैं, हमारा तालीम जारी रह सकता है। तो एजुकेशन से, मिनिस्ट्री से हमारा यही डिमांड है कि बजट प्राइवेट स्कूल्स को बिना सिक्योरिटी का 2 साल मॉरेटोरियम का लोन दिया जाए, खर्चा दिया जाए। दूसरी चीज ये है कि सारे बच्चों को जैसे कि रैतु बंधु दे रहे हैं, दलित बंधु दे रहे हैं, उसी तरह से एजुकेशन वाउचर दिया जाए, जिसको हम विद्या बंधु कह सकते हैं। क्योंकि ये क्यों देना चाहिए, क्योंकि 14 वर्ष के अंदर के बच्चों को फ्री और कंपलसरी एजुकेशन देने की जिम्मेदारी गवर्नमेंट का है। राइट टू एजुकेशन एक्ट कहता है ये। तो इसका जिम्मेदारी गवर्नमेंट का है। तो गवर्नमेंट का जिम्मेदारी जो है ना प्राइवेट स्कूल्स निभा रहे हैं। तो जब गवर्नमेंट का वो जिम्मेदारी है तो वो गवर्नमेंट देना चाहिए। देखिए अभी इंटरमीडिएट बच्चों को स्कॉलरशिप है, डिग्री बच्चों को स्कॉलरशिप है, इंजीनियरिंग बच्चों को स्कॉलरशिप है। आप हर एक प्रोफेशनल कोर्सेज जो 10th के बाद में है, हर एक को जो है ना स्कॉलरशिप है। लेकिन 1st से 10th क्लास के बच्चों को कोई किस्म का स्कॉलरशिप नहीं है। ये क्यों? लेकिन हमारा एक्ट ये कहता है कि कंपलसरी एजुकेशन इंटर के बाद में कोई भी नहीं कह रहा है। कंपलसरी एजुकेशन हमारे एक्ट के तहत क्या है, 14 साल के बच्चों को कंपलसरी एजुकेशन देना गवर्नमेंट का काम है, ये हमारा एक्ट कहता है। लेकिन इसके लिए कोई स्कॉलरशिप नहीं है, लेकिन हायर एजुकेशन के लिए फी रिएम्बर्समेंट है। तो ये बहुत जरूरी है। जब तक गवर्नमेंट
स्कूल बच्चों को फी रिएम्बर्समेंट का यानी तो फीस का वाउचर अगर दिया देता है, तब तक गरीब बच्चे पढ़ नहीं सकते हैं। आज क्या हो रहा है, गांवों में जो माँ और बाप जब खेती बाड़ी को कोई काम के लिए जा रहे हैं, उनके साथ 14 वर्ष के, 13 वर्ष के, 12 वर्ष के, 10 वर्ष के बच्चे भी उनके माँ बाप के साथ खेती बाड़ी को जा रहे हैं, वहां कुछ काम कर रहे हैं। वो एक दिन का काम करने से उसको 200-300 रुपए मिल रहे हैं। तो ये पैसे रोजाना जब बच्चे को, एक 10 वर्ष का बच्चा, 12 वर्ष का बच्चे को जब ये पैसे मिलता है, तो उसका ध्यान फिर स्कूल में क्यों रहता है? तो ये हाल हो रहा है। तो बच्चे अभी चाइल्ड लेबर में कन्वर्ट हो रहे हैं। हमारा स्टैटिस्टिक्स हम सर्वे करके हम लोग जानकारी करे हैं कि इसमें 75% स्टूडेंट स्कूल से कनेक्टिविटी में अभी नहीं है। अच्छा। वो फोन करने से भी, उनके घर जाने से भी, उनको कैसे भी संपर्क करने से भी वो इनकार कर रहा है। स्कूल में आ नहीं रहा है, स्कूल से कनेक्ट नहीं हो रहा है। ओनली 25% स्टूडेंट्स आर एबल टू डू। अब यहाँ भी क्या हो गया, डिजिटल डिवाइड हो गया है। जिनके पास डिजिटल डिवाइसेस है वो पढ़ सक रहा है, जिसके पास डिजिटल डिवाइस नहीं है वो नहीं पढ़ सक रहा है। जिसके पास पैसे हैं वो लोग घर पे ट्यूशन लगा रहे हैं, अपने बच्चों को ट्यूशन भेज रहे हैं। और बायजूस ऐसे जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में जो आ गए हैं, उनसे जो है ना वो लोग क्लासेस ले रहे हैं, या नहीं तो बड़े बड़े स्कूल से वो लोग क्लासेस कंटिन्यू कर रहे हैं। इनका तादाद बहुत कम होता है। ओनली 10% स्टूडेंट्स ये प्रिविलेज्ड कंडीशन में रहते हैं, उनको तालीम मिल रहा है। जो गरीब है, जो बिलो पॉवर्टी लाइन में है, ये लोग तालीम से बहुत दूर हो चुके हैं। और बच्चों का लर्निंग लॉस इतना हो गया है कि 3 साल 4 साल के पहले इनका जितना लर्निंग आउटकम था उससे भी कम हो गया है। जैसे कि एक 6ठी क्लास का स्टूडेंट अभी 3री क्लास का मैथमेटिक्स या तीसरी क्लास का किताब पढ़ने के लिए भी काबिल नहीं है। तो ये बहुत ग्रिम सिचुएशन है। इसको हम ऐसा कह सकते हैं कि एजुकेशन क्राइसिस आ चुका है हमारे कंट्री में। और एजुकेशन क्राइसिस ही नहीं, एजुकेशन इमरजेंसी आ चुका है। इमरजेंसी क्यों कह रहा हूं मैं, क्योंकि आधे टीचर्स अभी तेलंगाना में अगर देखें तो 2 लाख से ज्यादा जो प्राइवेट टीचर्स है, इनमें से मोर देन 50% दूसरे प्रोफेशन में चले गए। यानी ऑलमोस्ट 2/3, 1,50,000 लोग दूसरे प्रोफेशन में चले गए। और जो स्कूल चलाते हैं, तकरीबन 3,000 स्कूल्स बंद हो चुके हैं। 3,000 स्कूल्स, बजट प्राइवेट स्कूल्स बंद हो चुके हैं। तो जब स्कूल बंद हो गया है, टीचर के जॉब छोड़ के दूसरे काम में चले गए हैं, जब बच्चे स्कूल में नहीं है, जब बच्चे बाहर, स्कूल के बाहर है, तो ये कंडीशन को हम डेफिनेटली एजुकेशन इमरजेंसी कह सकते हैं। तो ये कोरोना से भी 100 गुना बहुत बहुत डेंजर है। और इस सिचुएशन को टॉप प्रायोरिटी देते हुए गवर्नमेंट्स एड्रेस करना बहुत जरूरी है। इस सेक्टर को हम लोग सेफ गार्ड करना बहुत जरूरी है। बहुत प्यारी बात की, बहुत अहम बात की है आपने कि एजुकेशन क्राइसिस में है, एजुकेशन इमरजेंसी है। ये एजुकेशन इमरजेंसी सिर्फ तेलंगाना में है या पूरे इंडिया में है? सारा हिंदुस्तान में है, ज्यादातर तेलंगाना में भी है। क्योंकि नीति आयोग का जो रिपोर्ट कहता है कि तेलंगाना नीति आयोग के जो रिपोर्ट में नीचे गिर जा रहा है। हर साल जो है ना नीचे गिर जा रहा है। अभी 22nd पोजीशन में तेलंगाना आ चुका है। लेकिन बाकी के जैसे कि राजस्थान, यानी दूसरे थोड़े स्टेट, तमिलनाडु, ऐसे स्टेट्स जो है ना आगे बढ़ रहे हैं जब, तो तेलंगाना नीचे आ रहा है। तो सारा हिंदुस्तान में ये माहौल छाया हुआ है जी। तो क्या दूसरे स्टेट्स इस क्राइसिस से निपटने के लिए कुछ इकदाम कर रहे हैं? हाँ, जैसे कि अभी हमारा नाइबरिंग स्टेट है, आंध्र प्रदेश है। आंध्र प्रदेश में लास्ट ईयर भी तकरीबन हमारे से ज्यादा कोरोना केसेस वहां दिखाई दे रहे थे। फिर भी वो लोग कम से कम 5 महीने स्कूल्स रन कर चुके हैं। वो वहां आंध्र प्रदेश में जो है ना, अप्रैल 30 तारीख तक स्कूल्स रन हुए हैं। जैसे कि नवंबर से शुरू होकर के फिर अप्रैल तक स्कूल्स चालू हुए थे। तो उनका कुछ तालीम इल्म उनमें आया है बच्चों में। अभी भी आंध्र प्रदेश में सारे क्लासेस के स्कूल्स ओपन कर चुके हैं। और इस तरह से हम दूसरे स्टेट्स को, अगर सीबीएसई हम देखें तो सारा कंप्लीट ईयर सीबीएसई के बच्चे सही तरीके से
वो क्या है, ऑनलाइन क्लासेस ले रहे थे, उनको असेसमेंट हो रहा था, पीरियोडिकल कैलेंडर दिया गया है, और कोई भी बच्चा जो है ना फ्री नहीं था, आउट ऑफ द स्कूल नहीं है। सीबीएसई, आईसीएसई और आईबी करिकुलम, और चंद स्टेट्स जैसे हैं कि आंध्र प्रदेश हो या तमिलनाडु हो, इसमें थोड़ा लर्निंग हो रहा है, और उस बच्चे आगे बढ़ रहे हैं और बाकी के बच्चे जो है ना पीछे हो रहे हैं। तो इनका फ्यूचर एक क्वेश्चन मार्क हो जाएगा फिर। और हम लोग वर्ल्ड से कंपेट करना पड़ेगा। हमारे बच्चे आज ग्लोबलाइजेशन हो गया है, क्योंकि अभी हमारे पास हमारे एजुकेशन जो भी हम हासिल करते हैं, आज इंटरनेशनल कंपनीज हर जगह पे आ गए हैं। तो हम सारी दुनिया में जो स्टूडेंट्स है, जो वर्कफोर्स है, उसके साथ हम लोग कंपटीशन में हम ठहरना पड़ेगा। तो अगर हम एजुकेशन में अगर पीछे हो गए, तो कल हमारे यूथ को, हमारे बच्चों को, हमारे फ्यूचर जनरेशन को फिर उनको रोजगारी नहीं मिलेगा, और वो पीछे गिर जाएंगे, और हमारा देश और पीछे हो जाएगा। बिल्कुल, जिसको अपॉर्चुनिटी मिल रही है वो पढ़ रहा है, आगे बढ़ रहा है, जिसको नहीं मिल सक रही है वो महरूम रहा है। तो इसमें जो राइट टू एजुकेशन है वो इफेक्ट हो रहा है। और कंपलसरी एजुकेशन की जो आपने बात की अप टू 14, हालांकि केसीआर साहब तो केजी टू पीजी एजुकेशन की बात करते हैं, और बहुत अच्छी निशानदेही आपने ये की है कि इंटरमीडिएट वालों को, डिग्री वालों को स्कॉलरशिप मिलता है, मगर स्कूल के बच्चों को नहीं मिलता है। तो जब बुनियादी नहीं डालेंगे, फाउंडेशन ही नहीं डालेंगे, तो बच्चे इंटरमीडिएट तक कैसे पहुंचेंगे। बहुत अच्छे। अब आप ये जो बात कर रहे हैं कि विद्या बंधु के नाम पर हर स्टूडेंट को 25,000 का वाउचर देना चाहिए गवर्नमेंट, ताकि वो स्कूल में जाके वो वाउचर सबमिट करके अपना एजुकेशन हासिल कर सके। आपको क्या लगता है 25,000 सालाना फीस काफी है? देखिए, जैसे कि एक मिनिमम रिक्वायरमेंट अगर कुछ हो, अभी अभी अगर कुछ भी नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिलने से 25,000 मिलने से तो अच्छा है। अच्छा। देखिए, अगर कोई बच्चे को एक स्कूल में सिर्फ 15,000 का फीस है, तो 15,000 वो फीस पे करेगा, बाकी का यूनिफॉर्म खरीदेगा, बाकी का बुक्स खरीदेगा, और उसके फैसिलिटी वो इम्प्रूव कर सकता है। अगर कोई स्कूल में उसका खर्चा 30,000 हो रहा है, तो 25,000 विद्या बंधु के हिसाब से वो बनेगा, और 5,000 अपने हाथ से बन सकता है, तो उसको मैच कर सकता है। जैसे कि अभी पेरेंट्स बहुत सारे लोग अपने रोजगारी खो चुके हैं, तो इसीलिए अभी मैं ये भी क्यों कह रहा हूँ, हर बच्चे के पीछे, गवर्नमेंट स्कूल में जो पढ़ रहा है, हर बच्चे के पीछे गवर्नमेंट को सालाना 60,000 रुपए का खर्चा हो रहा है, वो डे स्कॉलर के लिए। अच्छा। अगर वही रेजिडेंशियल स्कूल में बच्चा है, अभी हमारे पास जैसे कि केसीआर साहब ने रेजिडेंशियल स्कूल्स, सोशल वेलफेयर स्कूल्स बहुत तादाद में ओपन कर चुके हैं, तो इन स्कूल्स में हर बच्चे के लिए 1,20,000 रुपए का खर्चा हो रहा है गवर्नमेंट एक्सचेकर को। तो ये पैसा पब्लिक मनी है। तो हम क्या कह रहे हैं, आप जब 60,000 एक गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे के ऊपर खर्च कर रहे हैं, तो दूसरे बच्चे का भी हक होता है कि वो भी इसका एडवांटेज लिए या उसका हकदार बने। तो इसके लिए 25,000 रुपए, जो 50% से भी कम, जो 40% अमाउंट है, उसमें हम लोग तालीम देना चाह रहे हैं। बहुत अच्छा, आपका सुझाव बहुत अच्छा है। और आपने ये भी कहा है कि 2 साल के मॉरिटोरियम से स्कूल्स को विदाउट कोलेटरल लोन देना चाहिए, ताकि वो अपना पेंडिंग किराया दे सके, इलेक्ट्रिसिटी का बिल दे सके। टीचर्स के पेंडिंग सैलरीज भी हैं, और लोन्स हैं, लोन्स के इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा। राइट राइट। अब ऐसे स्कूल्स जो बंद हो चुके हैं, उनको फिर कैसे रिवाइव करेंगे? देखिए, बंद इसलिए हुए हैं कि जब बच्चा क्लास में नहीं आ रहा है, जब बच्चा कांटेक्ट में नहीं है, जब ऐसे कि मैं आपको एक मशवरा दूंगा, एक स्कूल में अगर 300 बच्चे हैं, तो उस स्कूल में सिर्फ 30 बच्चे, 40 बच्चे कांटेक्ट में हैं। एक एक क्लास में 3 बच्चे, 4 बच्चे उसके कांटेक्ट में हैं। तब वो क्या पढ़ाएगा, क्या चलाएगा? तो टेम्पररी वो क्या कर रहे हैं, उसका जो भी फर्नीचर है, जो भी है, वो लॉक करके उसमें बस उसका एक्टिविटी बंद हो चुका है, एक्टिविटी बंद हो चुका है। तो अभी उनका सिर्फ यही है, होप इज देयर लाइफ। होप का मतलब हम उनका जो है ना, उसका उनका एक होप है कि हमारे बच्चे फिर वापस आएंगे, इस होप से जी रहे हैं। अगर वो बच्चे आए तो फिर से नया स्कूल खुले जैसा खुल सकता है,
फिलहाल तो उसमें एक्टिविटी नहीं है, जब एक्टिविटी नहीं है वो बंद हुएगी साहब। राइट, वो कहावत है ना कि उम्मीद पे दुनिया कायम है। यस, हाँ। वही कह रहे हैं, अब उम्मीद पे ही जी रहे हैं, उम्मीद पे ही अभी जो स्कूल से भी बंद हो चुके हैं वो सारे उम्मीद पे जी रहे हैं। अब उम्मीद करता हूं कि इस उम्मीद को केसीआर साहब बरकरार रखेंगे, और जिस तरह से आपने मधुसूदन साहब ने जो सुझाव दिए हैं, दो सुझाव, एक तो स्टूडेंट के लिए, दूसरे प्राइवेट स्कूल्स जो बंद हो रहे हैं उनके लिए, अगर इस बारे में गौर करेंगे तो यकीनन एजुकेशन जो क्राइसिस में है वो क्राइसिस से बाहर निकालने में मदद मिल सकेगी। मधुसूदन साहब, इसके अलावा और कोई पॉइंट आप शेयर करना चाहेंगे हमसे? मैं ये भी पॉइंट शेयर करना चाहता हूँ कि मैं केसीआर साहब जो है ना, सारे हिंदुस्तान में कोई भी स्टेट गवर्नमेंट नहीं किया ऐसा काम किया है। वो प्राइवेट स्कूल टीचर को 2,000 रुपये महीने को एक रिलीफ दिया है, और 25 किलो का राइस भी दे रहे हैं। तो ये सिर्फ 3 महीने दिया गया है, जैसे कि अप्रैल, मई और जून। अभी जुलाई और अगस्त 2 महीने का ये अभी तक दिया नहीं गया है। तो जब आप सभी को, जैसे कि अपाहिज को दे रहे हैं, अभी जो ओल्ड एज पेंशन दे रहे हैं, और बीडी के जो वर्कर हैं उन लोगों को भी 2,000 रुपये हर महीना दे रहे हैं, जो शिक्षक है, जो हमारे देश के निर्माण करते हैं और जो हमारे बच्चों को तरक्की में लेके आते हैं, उनको रास्ता दिखाते हैं, रोशनी लाते हैं, ऐसे टीचर्स को ये 2,000 रुपये बहुत कम है। 25 किलो राइस कम है, फिर भी ये 2 महीने आप रोक चुके हैं, वो फौरन आप रिलीज करना, आप करना चाहिए, वो हमारा डिमांड है। और डेफिनेटली जो अभी स्कूल्स हैं, इसके जो प्रॉपर्टी टैक्स है, इसके जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है, वाटर बिल्स हैं, और बसेस के जो टैक्सेस है, इंश्योरेंस है, ये सारे, ये जितने दिन भी लॉकडाउन है स्कूल्स का, उतने दिन के 18 महीने के लिए निकाल देना चाहिए। 18 महीने हो यानी तो ये 2 साल के लिए निकाल दीजिए। और इन स्कूल्स के जो भी रिकॉग्निशन हो, या बस का फिटनेस हो, इसको एक्सटेंड किया जाए, ये 2 साल के लिए एक्सटेंड किया जाए, क्योंकि अभी वो हालात में नहीं है कि अब बसेस भी अगर बाहर निकालना है तो उसका बैटरी डाउन हो गया होगा, वो इंजन का काम निकलता होगा, अब उसको रिपेयर्स भी करना होगा, और रिपेयर भी इतने सारे तकरीबन हमारे स्टेट में 20,000 बसेस हो सकते हैं। तो इन 20,000 बसेस को अगर रिवाइव करना है तो उतने सारे मैकेनिक्स भी नहीं है, उतने सारे मटेरियल भी हमको अभी नहीं मिल सकता है, और इसीलिए इसके लिए भी आप एक्सटेंशन दीजिए। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, आपने बहुत प्यारी बात कही, और बड़ा अफसोस हुआ ये जानकर के टीचरों को जो 2,000 रुपये मिल रहे थे वो भी 2 महीने से नहीं मिल रहे हैं। ये बड़े अफसोस की बात है। हालांकि होना तो ये चाहिए था कि कम से कम 5,000 रुपये उन्हें मिलने चाहिए थे, मगर जो 2 मिल रहे थे वो भी नहीं मिल रहे हैं। इसको फ़ौरन फिर से जारी करना चाहिए, तावक्त ये कि टीचरों की ज़िंदगी फिर से पटरी पर आ जाए, स्कूल सिस्टम बहाल हो जाए, हर स्कूल खुले, और तमाम बच्चे जो है, जो राइट टू एजुकेशन है, वो राइट टू एजुकेशन को क्लेम कर सकें। मधुसूदन साहब, आपका? मैं और एक भी बात कहना चाहता हूँ, जैसे कि अभी स्कूल्स ओपन करने का ऑर्डर दे चुका है, ऐलान कर चुका है गवर्नमेंट, तो इसके लिए एक अच्छे कंस्ट्रक्टिव प्लान की बहुत जरूरी है। जैसे कि अगर हम सारे क्लासेस को एकदम अगर खोल दिए तो वो भीड़ में क्या हो जाता है, बच्चों का सेफ्टी पे कमी हो जाती है। तो इसीलिए हमारा मशवरा ये है, हम रिपोर्ट भी हम एजुकेशन मिनिस्टर को दे चुके हैं कि क्लासेस जो है ना, इवन और ऑड क्लासेस, एक दिन इवन क्लासेस ओपन करना चाहिए, एक दिन ऑड क्लासेस, जैसे कि फर्स्ट क्लास, थर्ड क्लास, फिफ्थ, सेवेंथ और नाइन्थ क्लासेस एक दिन आएंगे बच्चे, फिर दूसरी, चौथी, छठवीं, 8वीं और 10वीं क्लास के बच्चे फिर दूसरे दिन में आएंगे। तो इसमें क्या हो जाता है, 50% का स्ट्रेंथ हो जाता है। फिर इन क्लासेस को भी हम सुबह से शाम तक रन करने के बजाय हम क्या करना चाहिए, इसको 2 शिफ्ट में रन करना चाहिए। इसमें आधे बच्चे, अगर एक क्लास में 30 बच्चे हैं, अगर फर्स्ट क्लास आज आ रहा है, फर्स्ट क्लास में अगर 30 बच्चे हो तो 1 to 15 रोल नंबर के बच्चे सुबह में आएंगे 9 बजे से 12 बजे तक। फिर बाद में 12 बजे से 1 बजे जो 1 घंटे का टाइम है, तब सैनिटाइजेशन कर सकते हैं। फिर 1 बजे से 4 बजे तक रोल नंबर 16 से लेकर के 30 तक जो बच्चे हैं वो बच्चे आएंगे। तो इसमें क्या होता है, अगर किसी स्कूल में अगर
400 बच्चे हैं तो एक शिफ्ट में जो है ना सिर्फ 100 बच्चे स्कूल में रहेंगे। और इसमें एक एडवांटेज भी ऐसे हैं कि ये 100 बच्चे कंटेनमेंट में होते हैं। कंटेनमेंट का मतलब अब ये 100 बच्चे दूसरे बच्चों से कांटेक्ट में नहीं होता है। राइट। अगर किसी को अगर कोरोना अगर किसी को अगर संपर्क हो गया है तो फिर वो सिर्फ वो 100 स्टूडेंट्स के अंदर ही रह जाता है। राइट। फिर बाहर नहीं आ सकता, दूसरे लोगों को नहीं आता है, तो इसमें एक कंटेनमेंट हो जाता है। तो ये हमारा सेफ्टी मेजर्स हैं। तो इस हिसाब से ऑर्डर्स दिया जाए, ये हम रिकमेंडेशन करें और आपके जरिए भी हम यही बोलना चाहते हैं। बहुत अच्छे सुझाव है आपके। मुझको ये डाउट आया है कि 2 शिफ्ट में अगर कर देंगे तो फिर टीचर्स का काम डबल हो जाएगा ना? नहीं, टीचर का तो ड्यूटी मॉर्निंग 9 o'clock से 4 बजे रहता है। हाँ। सुबह में 3 घंटे पढ़ाते, शाम में 3 घंटे पढ़ाते, उनका तो टाइम उतना ही है। बच्चे का टाइम कम हो जा रहा है। बच्चे का क्या है टाइम, ये जो इंटरवल का टाइम है, जो लंच टाइम है, वो हम निकाल देंगे, क्योंकि उसमें क्या होता है, लंच में बच्चे सब लोग मिल जाते हैं, इंटरवल में सब लोग मिल जाते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। एटलीस्ट 3 घंटे, 3 घंटों में हम लोग 5 पीरियड ले सकते हैं 40 मिनट के। ठीक है। तो ऐसे करने से क्या होता है, मॉर्निंग शिफ्ट, आफ्टरनून शिफ्ट, और जो दिन उनको छुट्टी यानी अल्टरनेट डेज हैं, दूसरे दिन क्या होना चाहिए, उनको कुछ एक्टिविटी पेपर्स देते हैं, वो घर में कुछ असाइनमेंट वगैरह करके आते हैं, फिर वो नेक्स्ट डे आके फिर वो टीचर्स से दिखाते हैं और करेक्शंस करवा लेते हैं। ठीक है। आपने कहा कि ऑड नंबर क्लासेस को एक दिन बुलाना चाहिए, इवन नंबर क्लासेस को एक दिन बुलाना चाहिए। फिर क्लास के अंदर आधे बच्चों को मॉर्निंग शिफ्ट में, आधे बच्चों को इवनिंग शिफ्ट में, तो एक ही क्लास के बच्चों को जब 2 शिफ्ट में डिवाइड करेंगे तो टीचर को 2-2 बार पढ़ाना पड़ेगा ना? 2-2 बार जरूर पढ़ाना पड़ेगा, लेकिन जब 30 बच्चों का क्लास है, 15 बच्चों का क्लास है, तो 15 बच्चों का क्लास के पीरियड का लेंथ कम हो जाएगा। अच्छा। और लेंथ भी कम हो जाएगा, तो मैनेज हो सकता है। ठीक है, बहुत अच्छे। हैट्स ऑफ टू यू। बहुत बहुत प्यारे सुझाव है आपके। अगर ये अपना लिया जाए तो मुझे यकीन है कि एजुकेशन सिस्टम का रिवाइवल यकीनी है। मधुसूदन साहब, हमसे जुड़ने का आपका बेहद शुक्रिया। थैंक यू सो मच। तो नाजरीन, ये थे तेलंगाना रिकग्नाइज्ड स्कूल्स मैनेजमेंट एसोसिएशन के तेलंगाना स्टेट जनरल सेक्रेटरी जनाब एस मधुसूदन साहब। इन्होंने जो स्कूल्स बंद हो रहे हैं और स्कूल्स के जिम्मेदारान कॉरेस्पॉन्डेंट्स खुदकुशी कर रहे हैं या जो है हार्ट अटैक की वजह से सदमे से मर रहे हैं और जिसकी वजह से तालीम पर बहुत बुरा असर पड़ रहा है, ये सारे मामला को किस तरह से दुरुस्त किया जा सकता है, गवर्नमेंट का इसमें क्या रोल है, टीचर्स का इसमें क्या रोल है, बहुत प्यारे अंदाज में इन्होंने बताया है। अब आप इस प्रोग्राम को ज़रूर देखिए, पूरा देखिए और अपने अहबाब में भी शेयर करिए, तावख्ते के ये चीफ मिनिस्टर के ऑफिस तक ना पहुंच जाए। मुझे यकीन है अगर ये सुझाव पर फॉलो करेंगे तो स्कूलिंग सिस्टम जो है फिर से जो है अपना जिंदा हो जाएगा और फिर बच्चों की तालीम मुतासिर नहीं होगी, राइट टू एजुकेशन वो क्लेम कर सकेंगे। पढ़ लिख जाएंगे तो देश का मुस्तकबिल रोशन होगा। इस उम्मीद के साथ आपसे विदा लेते हैं। शब बखैर।